हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई ठीक चल रहा है आप लोग का सबका? चलिए फिर, उम्मीद करते हैं अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे सब कोई। ठीक है। और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक चल रहा होगा आप लोग का। ठीक है ना? और चलते हैं फिर, बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 का, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। समझ सकते हैं इस हमारा चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जितना भी हम लोग को बताना था हमने बता रखा आपको। सेकेंड फेज के चलते हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ना था कैपेसिटेंस। ठीक है। और इस टॉपिक को हम लोग ऐसे लेंगे, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आप लोग कभी कैपेसिटर का नाम सुने थे? कभी नहीं सुने थे? कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है कैपेसिटर। आप लोग जो फैन होता है, फैन, ठीक है, फैन में आप देख पा रहे होंगे एक सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है, सिलेंडर जानते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में एक आपको कुछ दिखता है वाइट कलर का। ठीक है। उसको कंडेंसर, नहीं तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है। एक्चुअली वही कैपेसिटर होता है। समझ पा रहे हैं? और आप कभी देखे हो कि क्या होता है, जब फैन जो होता है, फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है, जो कंडेंसर लगा होता है, कभी कभी जब वो खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि जब स्विच ऑन करते हैं कभी कभी तो फैन ऑन नहीं होता है। और जैसे किसी डंडे से कुछ किसी चीज़ से हम उसको, ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है, आप कभी स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन नहीं होता है। आप किसी पतले से लकड़ी या फिर पेन से लेकर के जब ऐसे एक बार मार देते हैं तो फैन ऑन हो जाता है। कभी आज तक ऐसा ऑब्जर्व किए हैं? कभी ट्रेन में ट्रेवल किए हैं तो कभी आपने कभी किसी को करते हुए देखा, या फिर आपने कभी खुद किया है? ठीक है। एक्चुअली होता है ऐसा। ठीक है। आप पता नहीं देखें कि नहीं, सब कुछ देखा है कि नहीं देखा है, बट कुछ ना कुछ लोग देखे होंगे जरूर जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो। ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो ऐसे मार के फिर हम लोग को फैन को स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। और आपको जैसे इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, मोटर जिसमें आप लोग जो पानी चढ़ता है आप लोग टंकी में, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी कैपेसिटर या फिर कंडेंसर बोल सकते हैं, कंडेंसर लगा होता है। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका काम क्या होता है, कैपेसिटर या फिर कंडेंसर का काम क्या होता है? एक्चुअली ये एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है, ठीक है, वो कितना 220 वोल्ट का होता है। ठीक है ना? और मुश्किल से 4-5 एम्पियर करंट देता है, सॉरी, वही लगभग आपको 10-15 एम्पियर मैक्सिमम करंट आता है। ठीक है। 10 एम्पियर मैक्सिमम। ठीक है। 7-8-10 एम्पियर करंट आता है मैक्सिमम, जो हमारा सप्लाई आता है घर में जो सप्लाई आता है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग को फैन ऑन करना होता है या फिर मोटर ऑन करना होता है, ठीक है, तो उसको उसको जो एनर्जी चाहिए होती है, जो करंट चाहिए होता है, वो कम से कम 25 एम्पियर 30 एम्पियर चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो वो हमारा क्या है, जो सप्लाई आ रहा है हमारे घर में, ठीक है, जो 10 एम्पियर का मैक्सिमम जो करंट आ रहा है, उससे वो ऑन नहीं हो पाता है। जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे और आपको कैपेसिटर या फिर कंडेंसर नहीं लगा होगा, ठीक है, उस डिवाइस में, तो वो ऑन ऑन नहीं हो पाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट होने के लिए कम से कम 25-30 एम्पियर, डिपेंडिंग ऑन मोटर, कौन किस टाइप का मोटर, चाहे किस टाइप का फैन है, उस पर डिपेंड करके 25-30 एम्पियर 40 एम्पियर तक वेरी करता है। तो उतना एक बार में आपको करंट चाहिए होता है। ठीक है। जो कि हमारा वो कौन देता है, उसका काम करता है कैपेसिटर। ठीक है। उसका काम जो एक बार में 25-30 एम्पियर करंट मिल जाए स्टार्टिंग में, जैसे स्विच ऑन किए, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। ठीक है। और एक बार में वो क्या करता है, वो एनर्जी को उस मोटर में चाहे उस फैन को दे देता है, जिससे वो फैन ऑन हो जाता है। एक बार ऑन हो जाता है, फिर उसके बाद यदि हम लोग उसमें एमीटर लगा कर देखेंगे तो फिर करंट गिर जाता है। ठीक है। समझ में आया? फिर करंट नॉर्मल करंट में भी वो चल जाता है। स्टार्ट होने के लिए उसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आराम से उसका फिर से जो नॉर्मल हमारा जो सप्लाई देते हैं, ठीक है, उन नॉर्मल सप्लाई से भी चल पड़ता है। समझ में आया? तो देखिए इस बात को समझिए, जैसे कोई चीज़ आपको रखा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ बड़ा सा, कोई चीज़ है आपका, एक बड़ा सा मान लीजिए स्पीयर, स्पेरिकल शेप में कुछ भी, एक क्या बोलते हैं, लकड़ी का चाहे कुछ भी लोहे का बना चीज़ है। ठीक है। स्टार्ट करने से में आपको लगता है ना, उसको एक बार स्टार्ट जब हम लोग लुढ़काना चाहते हैं, उन्हें उसको चलाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है। एक बार वो चल जाता है तो थोड़ा थोड़ा भी हल्का हल्का एनर्जी देने से आप देख पा रहे होंगे वो चलते जाता है, हल्का हल्का बस एनर्जी देते रहिए, वो चलता रहेगा। बस उसको आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। वो जो चीज़ है कैपेसिटर,
उसको इस एग्जाम्पल से आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में फैन या फिर किसी डिवाइस को ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और उसको हम लोग जो करंट जब ज़्यादा देना होता है तो उसके जगह पे आता है कैपेसिटर। वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जैसे स्विच ऑन करते हैं स्टार्टिंग में तुरंत बहुत ज़्यादा करंट उसमें सप्लाई देता है, जिससे वो डिवाइस या फिर कुछ भी फैन हो या फिर मोटर हो या फिर जो भी चीज़ हो वो चल पड़ता है, ठीक है। और आपका फिर उसका जैसे एक बार चल गया, कैपेसिटर अपना एनर्जी दे दिया, फिर एनर्जी खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है एनर्जी, उसका फिर अपना फैन नॉर्मल जो हमारा सप्लाई है, जितना नॉर्मल करंट सप्लाई पे आराम से वो चल पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आपका जो कैमरा होता है, कैमरा पुराने जमाने वाला जो कैमरा होता था, ठीक है, चाहे अभी का कैमरा समझिए, इसमें कितना पुराने जमाने का एग्जाम्पल लीजिए। आप पुराना कैमरा देखे थे, उसमें क्या होता है, वो जब ऐसे दबाते थे तो फ्लैश जलता था, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, उसको फ्लैश जलाने के लिए हम लोग वो जो 1.5 वोल्ट का जो 2 बैटरी होता है, ठीक है, जो पेंसिल सेल होता है, उसको हम लोग डालते हैं। आप समझिए वो 3 वोल्ट से कितना ज़्यादा लाइट आता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग, जो पहले जमाने में जो कैमरा यूज होता था उसमें भी क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो 3 वोल्ट का जो 1.5 वोल्ट का जो पेंसिल सेल होता था, टोटल 3 वोल्ट मान लीजिए, तो वो क्या करता था, उसमें हम लोग कैपेसिटर लगा देते थे। तो कैपेसिटर से वो अपने आप को, कैपेसिटर क्या करता था, वो 3 वोल्ट से एनर्जी लेकर के अपने आप पहले पूरा जमा कर लेता था, स्टोर कर लेता था, और जैसे वो कैमरा का जो हम लोग बटन दबाते थे तो आवाज आता था, खचाक से एक तो फोटो आता था और बहुत ज्यादा लाइट आता था आपके फेस पे, याद है, ठीक है। तो समझिए मतलब इतना लाइट क्यों, समझिए जो 100 वाट का जो चाहे 150 वाट का चाहे जो 80 वाट का जो बल्ब होता है, उतना ज्यादा लाइट एक बार में 3 वोल्ट के बैटरी से आ जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल किसके द्वारा होता है, कैपेसिटर के द्वारा हो पाता है, ठीक है, कैपेसिटर से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हुआ बात। तो आप अब कैपेसिटर क्या होता है आपको आइडिया हो गया, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है आपको आइडिया हुआ था बहुत, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप आगे देखते हैं, समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमने इसमें लिखा है, एनी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट कैरीज अ चार्ज। कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि इस चैप्टर में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में हम लोग कंडक्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल में आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बताया था, तो जिसमें मैं बताया था कंडक्टर हम लोग को ज्यादा बनने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं ना, एनी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट कैरीज अ चार्ज, ये तो आपको पता है कि कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जो चार्ज कैरी करता है, ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके पास कुछ ना कुछ अपना एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन एंड विद इन द ऑब्जेक्ट। और वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर, उसके सरफेस पे या फिर उसके अंदर में, चारों तरफ उसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो एक चीज देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज आपको मैं समझा देता हूं। ये बताइए, आपको याद है एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है, सपोज क्या है अपने पास, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है, और इसके सरफेस पे हम लोग मान लेते हैं चारों तरफ क्या है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, टोटल मतलब कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस स्पीयर का मान लेते हैं वो सॉलिड नहीं तो हॉलो, जो मानना है मान लीजिए, बट कंडक्टिंग है। इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, आर है, स्मॉल आर लीजिए, ठीक है, स्मॉल आर। कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग स्पीयर, चाहे बॉडी, तो बॉडी लिख देता हूं, कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। तो या फिर मेटालिक भी बोल देते हैं इसको, मेटालिक बॉडी, ठीक है, मेटालिक बोल लीजिए, कंडक्टिंग, दोनों बात सेम है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, ये सेंटर पॉइंट है इस स्पीयर का, इसका रेडियस स्मॉल आर है और इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आपको याद है क्या कि बाहर में किसी भी पॉइंट पी पे, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए, पढ़े हैं, अंदर में तो 0 होता है, बट बाहर में किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, कोई एक्स पॉइंट में बोल दूं, तो उसके लिए क्या होता है, बाहर में एक्स पॉइंट पे मैं पूछ दूं आप लोग से कि कितना होता है, सपोज कीजिए उसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखाएगा, याद नहीं है तो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसका वैल्यू आया था
1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x², इतना ही आया था। तो आप इस चीज को एक नोटिस कीजिए, तो यदि चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता था और इस प्लस क्यू चार्ज होता था, ठीक है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज होता था, और किसी एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से पी पॉइंट पे हम लोग को यदि निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हम लोग का यही फॉर्मूला आता था क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x², इतना ही आता था ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आप एक चीज देखें, आप नोटिस कीजिए, इस दोनों में कंपेयर कीजिए, ठीक है, आपको दिखेगा कि जो पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है अपने पास ये वाला, और ये जो स्पेरिकल बॉडी है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों का आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स डिस्टेंस पे हमारा इक्वेशन जो है वो दोनों के लिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक तरीके से कि जो एक स्पेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है, एक स्पेरिकल कंडक्टिंग बॉडी के लिए जो चार्ज हम लोग देते हैं वो कहीं जाकर के इसके पॉइंट पे कंसंट्रेट कर जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये कहीं पे पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट, मैंने कि ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसका भी बाहर में एक्स डिस्टेंस पे जाके निकालेंगे तो इसका भी आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x², और इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी, ठीक है, एक कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से भी कितना आता है एक्स डिस्टेंस पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x²। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्पेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है वो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, उसका जो टोटल चार्ज प्लस क्यू है वो कहाँ हम लोग को कहाँ पे समझेंगे, कहाँ रखा गया है, वो इसके सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। यहां तक तो समझ गए। अब पोटेंशियल के बात कर दिए, कोई आपसे कोई पूछ दे इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा, या फिर हम एक काम करते हैं x = r पे बता देते हैं, इस सरफेस बताओ, x का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, सपोज x = r पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e का वैल्यू कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा। तो हम लोग पूछ रहे हैं अब पोटेंशियल बताना है कहाँ पे हम लोग को ए प्लस 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 चारों चार्ज है, ठीक है, फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पे इससे r डिस्टेंस है, इस पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट P पे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया होगा, इधर कहीं इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ से निकल के कहीं इन्फिनिटी तक गया होगा, इधर भी कहीं इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी, बट उससे हम लोग मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ से यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज के कारण। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज जो दिए हैं हम इस पे, ये जो प्लस क्यू चार्ज जो दिए हैं ये इस पे कहीं कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी चार्ज के द्वारा, ठीक है, कोई चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और उसके द्वारा किसी r डिस्टेंस पे मतलब कि p पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कितना आया था, K/Q/r आया था कि नहीं, या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ठीक है, ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग, ठीक है, आपको पता है चीज़, तो इतना आप क्लियर है। तो अब समझ में आया कि इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना रहेगा, K/Q/r रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना रहेगा, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, ठीक है, या फिर सिंपली E = कितना होगा अंदर में 0। और एक चीज आप जानते हैं E = होता है -dV/dr, ठीक है, पढ़े हैं फॉर्मूला, यहां से dV = कितना आ जाएगा, हम लोग सॉरी E = 0 है, ये हो जाएगा -dV/dr = 0, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं dV = 0। इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो V होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप उल्टा समझिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, V = कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने से dV = कितना आ जाएगा 0। तो dV = 0 का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा, V = कांस्टेंट होगा कि नहीं, ठीक है ना, आप समझ में आया। तो वोल्टेज होगा अपना, पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, अंदर में कांस्टेंट होगा। इस कंडक्टिंग बॉडी के लिए इसके अंदर में पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है।
तो हम लोग का मिल चुका है कि इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे हम लोग का पोटेंशियल कितना मिल गया है कि क्यू बाई आर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं कि इसके सरफेस पे और अंदर में चारों तरफ हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसके लिए हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकालें कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर भी वही होगा, उसके यहाँ भी यही होगा। किसी भी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी के लिए। और उसके उसका वैल्यू कितना होगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट बना आपका, इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखा गया है। एक पॉइंट समझाने के लिए हम इतना सब कुछ बताया आपको, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको सब कुछ आगे और भी दिख जाएगा क्यों बताए हैं वो, फिर हम उस समय नहीं समझाएंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमने क्या बताया था। ठीक है, नहीं तो पीछे फिर करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप पढ़िए फिर से क्या लिखा है, एनी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट कैरीज अ चार्ज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन एंड विद इन द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट का मतलब समझ में आया। ठीक है, कि मतलब कि किसी कंडक्टिंग बॉडी पे यदि हम लोग चार्ज डालेंगे तो उसके पास कुछ एक पोटेंशियल आएगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा उसके चारों तरफ, आइदर उसके सरफेस पे बोल दीजिए या फिर विद इन द ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, चारों तरफ कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, सच अ डिवाइस दैट कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर ले। ठीक है, उसका कॉमा स्टोरिंग एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके, चार्ज एनर्जी को स्टोर कर सके, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी को स्टोर कर सके बाय स्टोरिंग चार्ज, मतलब कि एनर्जी स्टोर कर सके ने कि कैसे, बाय स्टोरिंग चार्ज। उस टाइप के डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ठीक है, चाहे हम लोग ऐसे बोलिए, सच अ डिवाइस दैट कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस स्टोरिंग एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, और इसको आम भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे बोलूंगा कि ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस एक मेंटेन कर सके अपने बीच में। ठीक है, और एनर्जी स्टोर कर सके अपने अंदर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है, वही चार्ज के द्वारा ही तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही बात यहां पे लिखा गया है। तो बात समझ में आया आपको कि ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके, एनर्जी स्टोर कर सके बाय स्टोरिंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आया। फिर आइए यहां पे एक चीज देखते हैं, यहां पे एक चीज देखते हैं। अभी आप लोग पढ़े, जस्ट अभी कंप्लीट किए कि एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी जब हम रखे थे, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट ये था, उसका ये रेडियस था आर, इस पे प्लस 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 क्यू चार्ज है। ठीक है, तो आप बताइए, ठीक है, आप बताइए इसका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कितना निकल के आया था, v इजिकल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इतना ही आया था ना। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए आप, यहां से q बाई वी कितना मिलेगा हम लोग को। q बाई वी की यदि बात करूं आप लोग से, मैं क्वेश्चन करूं कि q बाई वी मतलब ये q यहां पे है, v यहां चल जाएगा, तो ये सब जो है ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, होगा कि नहीं। ये जो q बाई वी आपको जो मिल रहा है, जो q बाई रेशियो जो q बाई वी का मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये देखिए कांस्टेंट टर्म है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए रेडियस कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, मतलब कि C। ठीक है, मतलब कि C, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग शेप के लिए, मतलब कि स्फेरिकल शेप के लिए अलग कैपेसिटेंस आएगा। और भी पढ़ेंगे, और भी टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल आपके बोर्ड के पैटर्न में नहीं है हम लोग का। और एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो है, उस पर पढ़ेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कुछ अलग आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्फेरिकल बॉडी के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो C कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वो किसके बराबर होता है, Q बाई V
वी के। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इस ना क्यू पे डिपेंड करता है ना इस वी पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है इस एप्सिलॉन नॉट पे और इस आर पे। यदि इसको मैं कैपेसिटर बोल दूं, कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हुए बोल दूं, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जो कि किसके बराबर होगा? क्यू बाई वी के बराबर। लेकिन ये जो कैपेसिटेंस होगा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, वो ना ही क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा किस पे? एप्सिलॉन नॉट पे और इसके रेडियस पे। रेडियस बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस इसका बड़ा होगा, या फिर एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, यदि इसका वैल्यू बढ़ा देंगे फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। समझ में आया? ये कुछ ऐसा ही कहानी है जैसे कि आप पढ़े थे, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, या फिर आपको इतना पता होगा, आर इज इक्वल टू पढ़ते हैं वी बाई आई, ठीक है। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट पढ़े हैं। लेकिन आपको शायद पढ़ाया भी गया होगा, इस साथ साथ में बताया गया होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस आर होता है, ना ही इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही इस करंट पे डिपेंड करता है। आर डिपेंड करता है किस पे? रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, ठीक है, उसके मटेरियल प्रॉपर्टी के। ये V और I से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक उसी तरह कैपेसिटेंस भी ना Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है इसके रेडियस पे, इसके उसके क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोल सकते हैं उसके मटेरियल बोल रहा हूं, उसके स्पेस में कैसा, मतलब कि किस टाइप का मतलब मीडियम है ना, मीडियम बोल दीजिए, ठीक है, उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए फिर इतना क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहां से एक कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स carrying equal and opposite charges can be called as capacitors. The two conductors can be spherical, cylindrical और प्लेन शीट्स। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी टाइप का अरेंजमेंट टू आइसोलेटेड कंडक्टर में, कोई भी दो कंडक्टर होने की हम लोग सपोज अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, तो कैसा बिहेव करने लगता है? कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है। उसको भी बताते हैं, चलिए बताते हैं, उसको ही बताते हैं कैसे। ये देखिए, सपोज कीजिए आप अभी पढ़े, ये जो होता है, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, इसका चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, इसका रेडियस कितना है? आर है, ठीक है। इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आया? V इजिकल टू निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। इतना ही पोटेंशियल निकला कि नहीं? ठीक है। और एक चीज देखिए, और यहां से हम लोग जान गए C इजिकल टू क्या होता है? Q बाय V, ठीक है, Q बाय V होता है। अब देखिए, यदि मैं इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं, एक न्यूट्रल कंडक्टर, फिर से न्यूट्रल स्पेरिकल ही कंडक्टर रख देते हैं, तो इस प्लस चार्ज के कारण एक इंड्यूस चार्ज यहां पे जनरेट होगा कि नहीं? माइनस माइनस माइनस, और इधर में प्लस प्लस प्लस। तो पार्टिकुलर किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे ही बात कर लिया जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे ही बात कर लिया जाए। तो अब आप बताइए कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो अब इसके वजह से, इसके आ जाने से कुछ पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे था V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर, अब उतना ही रहेगा, ना कुछ कम होगा ना ज्यादा होगा। अब ये भी देखिए, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया इधर, और मान लीजिए इसको भी हम लोग एक कंसंट्रेट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल निकल के आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये
वी पी पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये कब है, जब ये एब्सेंट था, ये नहीं था। अब जब ये आया तो इसके वजह से पहले न्यूट्रल था, तो इसके वजह से इस पर एक इंड्यूस्ड हुआ चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ तो अब मैं नया पोटेंशियल पूछूं, वी पी डैश बोल दूं, ठीक है, वी पी डैश बोल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वी पी माइनस कुछ इसके कारण इसका पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो सॉरी जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा ना नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, वो हम नहीं जानते हैं, वो छोड़ो वैल्यू पे हम नहीं जाते हैं, हम इतना जानते हैं कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसमें क्या करेगा, जो पहले पोटेंशियल था उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस कर देगा। तो जो हमारा न्यू पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन पोटेंशियल। समझ में आया, क्योंकि इसमें से कुछ वैल्यू ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घट, हाँ ठीक है। नया पोटेंशियल जो वीपी डैश आया वो क्या हो गया, वो छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू पहले का पोटेंशियल जो वीपी था सिर्फ। बात समझे। तो अब यहां से आप एक चीज देखिए, तो जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू घटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसके घटने से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वी पी डैश आ गया, तो इस समय कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे पोटेंशियल पे इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसे फिर बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। आप ये देखिए, इसको ऐसे समझिए कि क्या, जब उनको याद कीजिए V इजिकल टू आई आर फॉर्मूला में R हम बोल रहे हैं कांस्टेंट है, R मतलब कि इंडिपेंडेंट है V और I पे, लेकिन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की नहीं। सपोज आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, समझ रहे बात। और इसके वैल्यू के चेंज होने की वजह से, एक मिनट, इसके वैल्यू के चेंज होने से, मान लीजिए अब यहाँ पे V बाई आई कर दे रहे हैं, ठीक है, तो R का वैल्यू कुछ अब इसमें चेंजेज होगा कि नहीं। मान लीजिए पोटेंशियल आप क्या किए, बढ़ा दिए, ठीक है, पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने से अब इसका ओवरऑल वैल्यू जो हम लोग डिवाइड करें, आई कांस्टेंट रखते हैं, ओवरऑल वैल्यू जो होगा रेजिस्टेंस, उस समय क्या हो जाएगा, उस समय उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको बढ़ते हुए मिलेगा, ठीक है। बस इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो वीपी डैश था हमारा, ठीक है, जो वीपी डैश था, इस पे हम वापस आएंगे एक बार और आपको समझाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर से आके समझाते हैं आपको, ठीक है। इतना समझिए कि ये आपको जो कहानी बताया ये क्लियर हुआ कि नहीं। बस इसको मैं इसलिए बताया ताकि ये पॉइंट क्लियर कर सकूं। मैं वापस आता हूं उस पर फिर से, ठीक है। इस पॉइंट को जो मैं बताया कि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर, सपोज कीजिए, कहाँ गया, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैन बी कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो इतना हम लोग जान गए कि मान लीजिए दो कंडक्टर सपोज आपके आसपास रखा गया हो, ठीक है, और वो दोनों एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज कैरी करता हो, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा, जो सिंगल कंडक्टर की वजह से जो पोटेंशियल था, ठीक है, वो हमारा क्या था, वो ज़्यादा था, और दोनों के आ जाने से उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क आया, तो इसमें कैपेसिटेंस जो था सिंगल कंडक्टर की वजह से वो QI भी था। अब इसके आ जाने से, नेगेटिव चार्ज के आ जाने से यहाँ पे बगल में इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ गया, मतलब कि चार्ज पर यूनिट जो वोल्टेज है वो बढ़ गया, मैंने कि कैपेसिटेंस। अच्छा ये मैं ऐड कर दूं, कैपेसिटेंस किसका, कैसे डिसाइड करेंगे कौन कैपेसिटेंस अच्छा है कौन खराब है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है, मतलब एक कूलम, ठीक है, और ये होता है वोल्ट। तो सपोज कीजिए आपके पास दो कैपेसिटर है, एक C1 एक C2। मान लीजिए इसमें भी हम लोग 1 वोल्ट दिए और इसमें भी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिए। यदि ये मान लीजिए ये 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर पा रहा है और ये 20 कूलम का चार्ज स्टोर कर पा रहा है, तो हमारा कैपेसिटर कौन अच्छा है, एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ये 10 कूलम स्टोर कर पा रहा है और ये 20 कूलम स्टोर कर पा रहा है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग का जितना चार्ज स्टोर कर ले कैपेसिटर उतना अच्छा है, उतना ही एनर्जी, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ जाएगा, एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए C2 जो होगा वो गुड कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू C1।
समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझ में आया? तो ये चीज अब यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कोई भी दो कंडक्टर को आप सपोज अरेंज कीजिए, ठीक है, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैन बी कॉल्ड एज कैपेसिटर, ठीक है। द टू कंडक्टर्स कैन बी स्पेरिकल हो सकता है, जो अभी अभी ऑलरेडी मैं एग्जांपल दिया स्पेरिकल का, यहाँ पे आपको स्पेरिकल दिखाया, ठीक है, स्पेरिकल हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, और प्लेन सीट भी हो सकता है। प्लेन सीट हम लोग का सिलिंड्रिकल तो नहीं है, प्लेन सीट है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द कंडक्टर्स आर कॉल्ड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो कंडक्टर होता है वो क्या कहलाता है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। एंड चार्जेस ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर होगा उसी को हम लोग मानेंगे कि वही चार्ज हमारे कैपेसिटर टोटल जो डिवाइस है उस पे स्टोर है, ठीक है, क्योंकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। इस पे मान लीजिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं हम आपको नेक्स्ट पॉइंट। जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्लेट्स होता है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है। एंड चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज ऑन द प्लेट ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑन। जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे एक्यूमुलेट होगा, जो जमा होगा, उसी चार्ज को हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन टू टू प्लेट्स, मान लीजिए दो प्लेट आपके पास, एक पे प्लस क्यू दे दिए, एक पे माइनस क्यू दे दिए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट। तो ये क्या होता है, एक इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी डेवलप हो जाता है, ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है इस दो प्लेट के बीच में, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्ट, जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना चार्ज स्टोर ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही चार्ज स्टोर इस पे ज़्यादा होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो क्यू इजिकल टू क्या लिखते हैं, सी बाई वी। और यहाँ वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ से आपको दिख जाएगा सी इजिकल टू क्या मिल जाएगा, सी इजिकल टू क्यू बाई वी, ठीक है, सी इजिकल टू क्या मिल जाएगा, क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस इजिकल टू चार्ज बाई वोल्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक चीज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, सी बाई एम। और इसको हम लोग नया नाम देते हैं फैराड, ठीक है, फैराड बोलते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं हम लोग उसको। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल जो यूज करते हैं, आपके जो आप कभी देखिएगा मार्केट में जाइएगा, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल दुकान में मांगिएगा कैपेसिटर, तो आपको ना उस पर फैराड के रूप में नहीं लिखा होगा, उस पर माइक्रो फैराड नहीं तो पिको फैराड का सिंबल दिया जाता है, 5 माइक्रो फैराड चाहे 10 माइक्रो फैराड, है ना, ऐसे करके लिखा होता है। तो हम लोग का प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वो कैपेसिटर का क्या होता है, माइक्रो फैराड, पिको फैराड। अब 1 माइक्रो फैराड कितने बराबर होता है, 1 माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁶ फैराड के बराबर। और 1 पिको फैराड कितने के बराबर होता है, 1 पिको फैराड होता है 10⁻12 फैराड के बराबर, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग को क्वेश्चन में भी आपको माइक्रो फैराड में ज़्यादातर मिलेगा। तो यदि लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो फैराड को फैराड में करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, इतना सब कुछ जितना पॉइंट हम बताएं आपको सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फिर इतना बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं ना, ठीक है, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से देखा जाए ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मैं बहुत एनफ बता दिया आपको, ठीक है। इतना आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कंपटीशन से देखा जाए तो शायद और कंटेंट इसमें ऐड करने की जरूरत है, बट मैं आपको तो फिलहाल बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। और इसमें इतना है कि इतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं ना, तो बोर्ड का तो कुछ मैंने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो एकदम एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो शायद इस कंसेप्ट से इतना एनफ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यदि जेई मेन का बात करें और नीट का बात करें तो जितना कंसेप्ट अभी हम दिए हैं, यदि आप इतना समझ जा रहे हैं तो हमको लगता है ये मोर देन एनफ कहलाएगा आपके लिए, ठीक है, मोर देन एनफ होगा। तो इसको आप ये मत समझिए कि हाँ हम कुछ कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ दे रहे हैं आपको हम, ठीक है। इतना हम बोल सकते हैं, आप किसी भी आप अपने साथी से पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो बोर्ड पैटर्न के पॉइंट से भी, बोर्ड पैटर्न जो होता है आपका, ठीक है, चाहे वो आपको कोई स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं हो रही है। तो इसका चिंता मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जितना बता रहे हैं उसी को बस पढ़ाई करना है, उसी को अच्छे से समझ आना है, जितना भी बोले हैं ना उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल वी
रेदर इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, है ना, ज्योमेट्री मतलब उसका रेडियस, उसके कुछ, ठीक है, ज्योमेट्री समझ गए। एंड और क्या क्या हो सकता है, एंड एक कोमा हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा आगे, ठीक है, उसके बारे में तब हम बताएंगे अच्छे से। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब ऐड कर देते हैं उसके बीच में, ठीक है, दो प्लेट के बीच में, तब उसका जो कैपेसिटेंस बढ़ता है ना घटता है उस पर डिपेंड करता है। और क्या, और नेचर या फिर बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम कैसा है उसमें, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, नहीं कि क्यू एंड वी पे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये पॉइंट, ठीक है, कि जो कैपेसिटेंस होता है वो ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है आपके इस पे, उसके नेचर पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, डायलेक्ट्रिक उसके बीच में आता है तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, उस पर डिपेंड करता है, और उसका ज्योमेट्री कैसा है, ठीक है, कितना एरिया है, चाहे कितना उसका डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन हम अब बस फिर से थोड़ा सा एक बार क्या बोलते हैं, इसको एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। अभी जस्ट बताएं कि स्पेरिकल कैपेसिटर का, स्पेरिकल शेप जो होता है हमारा कंडक्टिंग बॉडी होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है और कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट कंप्लीट किया हम लोग। तो उसके लिए देखिए आप लोग, इसको लिए देखिए कैसे होगा। आपके पास मान लीजिए ऐसा एक स्पेरिकल बॉडी है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पे, आर रेडियस है इसका। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे बोर्ड में, जब लिखेंगे तो कंसीडर एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, ठीक है। और कैसा मानेंगे, एक्चुअली हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि एज्यूम कर लेंगे जो चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, प्लस क्यू चार्ज पे, लेकिन आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं जो हमने बताया था शुरू में, ये जो दो बात बताए थे आपको, कि जो एक स्पेरिकल कंडक्टर के लिए उसके कहीं भी बाहर पॉइंट पे, चाहे उसके सरफेस पे जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है, उस पॉइंट चार्ज को यदि मैं लेके चलूँ तो उसका भी वैल्यू उतना ही आता है सेम डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज को हम लोग एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बात को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ जाइए कि चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बात समझे। देयरफॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय, पोटेंशियल किसी भी इसके सरफेस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, ठीक है ना। सो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू q बाय v। तो इस v को ला करके यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू q बाय v के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, q से q कट गया तो इससे क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बात समझे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं c का वैल्यू कितना निकल के आया, इस c का वैल्यू इतना निकल के आया, c इज इक्वल टू कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस तो कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12। तो हमारा जो c होगा कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और रेडियस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसी बात को लिखा गया, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ठीक है, रेडियस r, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इट्स, है ना, इट्स रेडियस r। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझते हैं, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराड। हम लोग को निकालना है कि मान लीजिए किसी भी आपका एक कैपेसिटर आपने बनाया है जिसका कैपेसिटेंस आपका कितना लिए हैं, 1 फैराड ले रहे हैं सपोज कीजिए, ठीक है, कोई कैपेसिटेंस है आपका और उसका कैपेसिटेंस आप कितना ले रहे हैं, 1 फैराड ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना मेंटेन करना है, उस स्पेरिकल कैपेसिटर का रेडियस कितना रखना पड़ेगा आपको 1 फैराड के लिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे, हम लोग को कितना दिया है, कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू 1 फैराड दिया है, और हम लोग जानते हैं c इज इक्वल टू स्पेरिकल कंडक्टर के लिए c इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से कैपेसिटेंस 1 दिया तो हम लोग 1 पुट कर दिए, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल इतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के बराबर का वैल्यू होता है ना, और ये कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ मीटर, ठीक है। तो कितना रेडियस मेंटेन करना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा सा वैल्यू है,
ठीक है। रेडियस जो होगा कैपेसिटर का, जो स्पेरिकल कैपेसिटर होगा उसका कितना हम लोग का होना पड़ेगा 1 फैराड होने के लिए 9 इंटू 10⁹ मीटर का आपको कैपेसिटर यानी कि उसका स्पेरिकल कंडक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर किलोमीटर में देखा जाए तो इसको कितना 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। बहुत छोटा सा वैल्यू है, कितना किलोमीटर मतलब कि समझ गए ना, 9 में और 6 जीरो तो कितना 9 लाख किलोमीटर, ठीक है। उतना बड़ा आपका उसका रेडियस कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो डायमीटर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा वैल्यू है क्या, क्लियर। किलोमीटर तो ये 9 लाख किलोमीटर तो आपको रखना पड़ेगा उसका रेडियस, ठीक है। तो इसको कंक्लूजन निकाला जाए तो कितना, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। सला रेडियस ऑफ का जो अर्थ होता है ये इससे छोटा है, ठीक है। इसके वैल्यू से भी छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ से भी बड़ा एक कैपेसिटर बनाना, एक कंडक्टर बनाना पड़ेगा स्पेरिकल कंडक्टर, तब 1 फैराड उस पर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? दैट इज रेडियस ऑफ कंडक्टर शुड बी नियरली 1500 टाइम्स द अर्थ साइज, मतलब अर्थ से 1500 गुना लगभग बड़ा मतलब कि होना पड़ेगा इसका साइज, तब जाके 1 फैराड कैपेसिटेंस उस पे स्टोर हो पाएगा, किस पे, उस कंडक्टर पे, ठीक है। तो उसको इस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, मैंने कि क्या हुआ कि अब कैपेसिटेंस स्पेरिकल शेप के कंडक्टर पे, ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा था स्टोर करना। तो हम लोग क्या किए, साइंटिस्ट लोग ने कुछ अलग दिमाग लगाया, ठीक है। और जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें भी ये देखिए इसका एनर्जी कन्फाइंड नहीं होता है, इसका हम लोगों का टारगेट होता है ना, हम लोगों का टारगेट क्या होता है कि कैपेसिटर का जो एनर्जी है उसको कन्फाइंड करना होता है। तो कन्फाइंड करने के लिए 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर आया गया, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे इसका एनर्जी कन्फाइंड नहीं होगा, ठीक है। इस पे प्लस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं आर से लेकर कहाँ चल जाएगा, आर से इन्फिनिटी, मतलब इतना दूर तक एनर्जी चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि इसका मैं बात करूँ तो इसका एनर्जी इस आर पॉइंट से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम लोग को एनर्जी क्या चाहिए, कन्फाइंड रीजन चाहिए, एकदम से नहीं कि एकदम कहीं छोटा सा जगह पे स्टोर होकर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, एक कंसेप्ट लेकर आए, और कंसेप्ट किस बेसिस पे लेकर आए, तो इस बेसिस पे लेकर आए कि वो क्या देखे कि जब एक कंडक्टर था, सिंपल कंडक्टर था, प्लस क्यू चार्ज था उस पर, उसका कैपेसिटेंस C = Q/V यहाँ से इतना आ रहा था। लेकिन जब जस्ट उसके बाद में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिए थे, तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और वहाँ से वो लोग क्या देखे कि एक पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल करके इसका जो नेट पोटेंशियल था इसके आ जाने से उसका नेट पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। और नेट पोटेंशियल जब घट गया तो इसका जो कैपेसिटेंस था वो बढ़ गया, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ गया। तो इस कंसेप्ट ये लोग क्या सोचे कि नेगेटिव चार्ज आने से क्या हो रहा है, जितना मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना अच्छा हमारे लिए। ये जितना मान लीजिए इस VP पॉइंट पे, P पॉइंट पे VP पोटेंशियल था, है ना, 1/4 Q/R, इसमें जितना वैल्यू माइनस हो जाए, ठीक है, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उतना हमारे लिए क्या होगा, जो नया पोटेंशियल आएगा उसका वैल्यू और कम होगा, और कम हो जाएगा, और कम होने से इसका वैल्यू और कम होगा। जितना नीचे का वैल्यू कम होता जाएगा उतना कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। बात समझे? तो यहाँ से आप देखिए कि अब यहाँ से हम लोग देखा जाए कि उन्होंने क्या किया, अब ये न्यूट्रल कंडक्टर ना रख करके, ठीक है, न्यूट्रल हटा करके ये क्या किए, एक ऐसा कंडक्टर ला के यहाँ रख दिए जिसका चार्ज ही खुद नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रख दिए चारों तरफ से। तो उसके वजह से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल और घट गया, है ना, इसका पोटेंशियल और घट गया। बात समझ रहे हैं? तो हमारा क्या हो गया, इससे यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला गया क्या, कि हमारा यदि सपोज 2 कंडक्टर को आसपास रख दिया जाए, एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज, तो हमारा जो ये जो था जो इन्फिनिटी तक जाता था, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता था, वो इन्फिनिटी तक ना जाकर इसमें कन्फाइन हो जाता है एनर्जी। यहाँ से आप खुद याद कीजिए, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है, 2 पैरेलल प्लेट, यहाँ पे मैं दूसरे पेज में दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा 2 पैरेलल प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाता था, इधर भी 0 हो जाता था, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कन्फाइन हो जाता था। हम लोग को तो यही चाहिए, हम लोग को तो यही चाहिए कि एनर्जी क्या हो, किसी रीजन में कन्फाइन हो जाए, ठीक है। बात समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, जैसे हम लोग को जरूरत पड़ेगा तुरंत इस एनर्जी को, हमारे पास एकदम स्टोर है, एकदम पास में है, तुरंत दे देंगे। और जो एनर्जी बहुत दूर तक बिखरा रहेगा तो उसको ला करके देने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग को इसलिए कन्फाइंड रीजन में एनर्जी चाहिए, और इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किए जिसका नाम था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अभी उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ कंडीशन है, 2-3 केस में। कंडीशन क्या, 2-3 केस आएगा, ठीक है। एक बार क्या होगा, सिंपल जो होगा हमारा विदाउट मीडियम, ठीक है, 2 प्लेट होगा, एक इस पे प्लस प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस माइनस चार्ज होगा, ठीक है, और इसमें कोई मीडियम नहीं होगा, एयर मीडियम, सिर्फ एयर होगा, ठीक है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे। और तब हम लोग सॉल्व करेंगे कि कितना इसका कैपेसिटेंस आता है, ठीक है। और फिर एक बार क्या होगा, सेकंड केस में हम लोग पूरा फुल्ली एक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है एक तो, ठीक है, बता चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हम लोग इसको पूरा फुल्ली भर देंगे एकदम, ठीक है, पूरा जितना स्पेस आपको दिख रहा है इस प्लेट और प्लेट के बीच में, जितना स्पेस दिख रहा है उसको पूरा फुल्ली भर देंगे। और एक बार थर्ड केस में हम लोग पार्शियली फिल करके देखेंगे कि क्या कैपेसिटेंस पे उसका वैल्यू आ रहा है, चाहे कितना आ रहा है। तो पहला केस हम लोग लेके चल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें पहला केस क्या है, विदाउट मीडियम, ठीक है। तो आपको इस अरेंजमेंट को आप देख पा रहे हैं, हम लोग को देखिए इसको हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल रखना है ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज, मतलब कि एक समझिए एक पोटेंशियल आप अप्लाई कर देंगे, जिसमें कि आप जब एक बैटरी सपोज जोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी से अब इधर से इलेक्ट्रॉन टूट टूट करके इधर जाएगा, ठीक है। एक बैटरी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एक बैटरी से आप जोड़ देंगे तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके, ठीक है, वो क्या कहाँ चलने लगेगा, कुछ इधर जाने लगेगा। तो इस प्लेट पे प्लस प्लस चार्ज, उतना ही इधर, उतना ही अमाउंट का जितना इलेक्ट्रॉन चला गया उतना माइनस माइनस चार्ज यहाँ स्टोर हो जाता है। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, मतलब यहाँ से जितना गया उतना यहाँ पे आया। और आप बात करेंगे यदि इस कैपेसिटर का चार्ज का मैं पूछूं कि कितना चार्ज इस पे, तो आप जवाब के रूप में क्या बोलेंगे कि सर इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। बात समझ में आया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकली वहीं 2 प्लेट है, प्लस माइनस है, इलेक्ट्रिकली यहाँ बाहर में दोनों साइड में 0, अंदर में आपको याद है वैल्यू, अंदर में आता था E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यदि एयर मीडियम है तो। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हम लोग लिख देते हैं, मैंने दिखा दिए हैं ऐसे, यहाँ पे कन्फाइंड है। और मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है, और इसका नाम दे देते हैं, इस प्लेट का नाम x देते हैं, इस प्लेट का नाम y देते हैं, इस पर प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। इसका यदि डेंसिटी का बात करें, चार्ज डेंसिटी तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई इसका कुछ एरिया होगा, इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, ठीक है। आप जानते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, माइनस क्यू देते हैं माइनस क्यू बाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करें मतलब अर्थ जो होता है सबसे लोएस्ट पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है, अर्थ को सबसे लोएस्ट पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है। तो इतना आपको इस जो अरेंजमेंट जो दिख रहा है आपको ये सब समझ में आया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फर्स्ट पॉइंट उसको आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट x एंड y सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस d, ठीक है। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, ठीक है, x एंड y जो कि स्मॉल d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इस d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है ना। और क्या यहाँ पे ये जो प्लेट है, जो प्लेट x है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। जो प्लस x है, जो x प्लेट है उस पर प्लस सिग्मा चार्ज हम लोग मान रखे हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट में प्लस सिग्मा चार्ज यहाँ पे हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। y सिमिलरली y पे क्या होगा, माइनस सिग्मा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका जो ए है वो क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट है। एरिया ऑफ ईच प्लेट को हम लोग एरिया मान लेते हैं, इसका कितना है, इसका भी ए है तो इसका भी एरिया ए है। 1D है, 2D में नहीं दिखाया है, ऐसे कुछ दिखेगा आपको, ऐसा प्लेट होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना, पैरेलल प्लेट का आउटसाइड कितना, 0, ठीक है। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हम लोग जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द 2 प्लेट पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इनसाइड में कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगा कि नहीं, इसको इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई इंटू डी, कहाँ से लेकर आए, याद है, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर माइनस डी बाई डी आर। यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है, यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो हो जाएगा dV बाई डी आर। यदि मैंने कि मोटा मोटी तौर पे बात किया जाए पोटेंशियल को मैं ऐसे लिख दूं, E इजिकल टू V बाई आर लिख दूं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V इजिकल टू ई इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस रखा गया है, उस चार्ज को कितने डिस्टेंस रखा गया है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V इजिकल टू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड में है इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो V इजिकल टू ई इनसाइड इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे।
इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डालेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दिख रहा है, v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और यहाँ से देख पा रहे हैं तो v इज इक्वल टू कितना, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग अब जानते हैं वी नो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो v का वैल्यू आया है आपका, इसको लेके यहाँ डाल देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन डालेंगे जब इस इक्वेशन 3 को, तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू सिग्मा बाय सॉरी क्यू बाय सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं, क्यू बाई ए होता है, तो सिग्मा की जगह पे हम डाल देंगे क्यू बाई ए, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, क्यू बाय क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ में आ गया, कुछ तो था नहीं, ये तो ये मैथमेटिकल पार्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए ना। अब यहाँ से आप समझ गए इतना, तो देखिए एक मिनट, तो यहाँ से आप एक चीज मिला सकते हैं कि फैक्टर ऑन विच, एक पॉइंट लिख सकते हैं, फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, तो जो c है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो c है एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख पा रहे हैं, c एरिया एप्सिलॉन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और d पे क्या है, इन्वर्सली। सेपरेशन बढ़ा देंगे दोनों प्लेट में तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, सेपरेशन घटा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी बात को यहाँ पे आपको शब्दों में लिखा गया है, वर्ड में लिखा गया है। एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन देम किस पे डिपेंड करेगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब परमिटिविटी कैसा होगा, यदि परमिटिविटी किसी मैंने ज़्यादा होगा तो उस पर अपना सी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफैराड, सपोज कैपेसिटर आपके पास 4 माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड को फैराड में करना पड़ेगा क्योंकि एसआई यूनिट में हम जानते हैं सबको एसआई में करना पड़ता है। इफ रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर प्लेट ऑफ सर्कुलर प्लेट है, मतलब कि इस बार प्लेट रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा है, कुछ सर्कुलर प्लेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका क्या किया गया है, सर्कुलर प्लेट है ना, सर्कुलर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड, सर्कुलर प्लेट का रेडियस डबल कर दिया गया है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, और दोनों प्लेट जो मान लीजिए एक्स प्लेट है वाई प्लेट है, उसके सेपरेशन को क्या कर दिया गया है, उसके सेपरेशन को हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया, घटा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना केस नंबर 2 होगा, एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ये केस नंबर 2 होगा। केस नंबर 2 क्या होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन स्पेस, ठीक है। इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे, इसमें सब डायग्राम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। एक नया चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए डॉट डॉट से दिखाया गया है, इसमें कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक की कहानी फिर से बताना पड़ेगा क्या आपको याद है, वो बताया था मैं कहानी, जिसमें हम लोग बोलते थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ऐसे ऐसे, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग क्या करते थे, एक हम लोग मान लीजिए ऐसा ही कुछ एक मान लीजिए एक मटेरियल रखते रहे, एक मैंने कि डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें ना ही वो कंडक्टिंग होता है, मैंने कि करंट फ्लो भी नहीं करता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री होते हैं, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री इन डाइलेक्ट्रिक टाइप ऑफ मटेरियल। तो उससे क्या होता था याद है, मान लीजिए आप यहाँ पे 50 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, चाहे यहाँ पे 100, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप्लाई किए हैं, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये प्लस प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग करके कहाँ आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, और इसका एक सिमिलरली एक प्लस प्लस चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, है ना, इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज कुछ इसके प्रेजेंट से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ जाएंगे, प्लस इधर भाग के आएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक खुद का अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन्होंने बना लिया कितना, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बना लिया, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब अंदर में बात किया जाए कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई जो हम लोग अप्लाई किए थे एक्सटर्नल माइनस ई जो इंड्यूस्ड हो गया, ई आई लिख दिया है, चलिए इंड्यूस्ड लिख दिए, ठीक है। तो अब ई नेट हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, ठीक है, 100 माइनस 20 कितना होता है 80। चलिए एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा आपको समझने के लिए इसको मान लेते हैं 80 बना लिया, ठीक है। ये कितना बना लिया, ये समझाने की बात है, इसको एकदम से आप सच में मत समझ लीजिएगा। मान लेते हैं 80 इंड्यूस्ड हो गया है, 80 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने इलेक्ट्रॉन 80 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, जिससे 80 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब अंदर में कितना बचा, ये नहीं था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं प्रेजेंट था तो कितना जा रहा था यहाँ से यहाँ
100 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। इसके आ जाने से क्या हो गया, 80 ये खुद अपना बनाने लगा, जो कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, घटा दिया, और कितना बना दिया, 20 बना दिया। तो आप क्या बोल सकते हैं, ई नेट जो होगा वो कितना हो गया, वो 20 हो गया, कितना हो गया, ये 20 हो गया। और ये क्या, ये 100/5 के बराबर है कि नहीं, और क्या 100 जो है वो हमारा ई एक्सटर्नल है कि नहीं, और 5 क्या है, वो कांस्टेंट है इसका, ये कहते हैं जो 5 वो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हमारा किसके बराबर हो गया, के के बराबर। तो जो ई नेट हमारा होगा उसका फॉर्मूला क्या बन के आया, ई एक्सटर्नल बाई के। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है कि इसका कांस्टेंट कितना है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 5 होगा तो 5 गुना घटा देगा, 10 होगा तो 10 गुना घटा देगा, यदि 100 जा रहा होगा तो ये के का वैल्यू 10 होता तो मात्र 10 इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता, मतलब कि इसमें से 90 घटा देता, 90 यहाँ पे वो आप इसको माइनस कराता इसमें से। तो ये समझ में आया। तो इसका क्योंकि यहाँ जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे, इफ ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मीडियम, ठीक है। मान लीजिए ई नॉट आपका पहले सिर्फ एयर मीडियम था तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना हो जाएगा, ई मान लेता हूँ, सिर्फ ई डी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ई लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ई नॉट जो एयर मीडियम था और इसका जो भी डायलेक्ट्रिक के था तो वो के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से थोड़ा सा बैक करके इसको देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बट हम लोग जानते हैं कि ई नॉट जो एयर मीडियम में वैल्यू आता है कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये जानते हैं हम लोग ऑलरेडी, ई नॉट का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, जो ई का वैल्यू डायलेक्ट्रिक मीडियम में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे भी सॉल्व करें तो ई इक्वल टू कितना, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई होता है, तो हो जाएगा क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। फिर क्या बोलेंगे, फॉर सेम वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू कितना, वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग को मिल गया डायलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में, ठीक है। तो हमारा डायलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में कितना, वी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा, मतलब क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, वी इज इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो फास्ट आ रहा हूँ क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा आप स्लो करिएगा, वहाँ पे एक होता है ना यूट्यूब में, स्लो करके देख लीजिएगा। वी नो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, ठीक है, कुछ एक मैथमेटिकल पार्ट है, कुछ है नहीं खास इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वी का वैल्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू लेकर डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ सॉल्व कीजिएगा, काट कूट कीजिए, क्यू से क्यू कट जाएगा तो यहाँ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से सी इक्वल टू कितना मिलेगा, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी मिलेगा। बात समझ रहे हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे एक नोटिस कीजिए बात, नोट कीजिए, हियर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाई के टाइम्स ड्यू टू डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी डायलेक्ट्रिक डाल देंगे किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो उसका डायलेक्ट जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। और इसका मैं थ्योरी पार्ट एक देखिए, यहाँ पे मैंने थ्योरी पार्ट नहीं लिखाया है, ये जो थ्योरी पार्ट यहाँ पे ऐड होगा, कुछ जो थ्योरी पार्ट होगा वो एग्जैक्टली पहले जो लिखाए थे, ठीक है, पहला जो केस लिखाए थे कुछ उसी तरह आप लोग उसमें ऐड कर दीजिएगा। ये सब बात, ये जो बात है, प्लेट एक्स पे इतना है, वाई पे इतना है, एरिया इतना है, यहाँ तक और ये बाहर तक, यहाँ तक, मतलब इस इतना आप लोग उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, अपने से अपने नोट्स में, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है ना। जो भी डाउट हो फिर से पूछिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इतना विश्वास है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और चलते हैं फिर, इसको देखिए अच्छे से, जो डाउट होता है पूछिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।